हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम अराउंड 40 to 50 सीआरपीसी के एमसीक्यूज़ करेंगे। इससे पहले भी हमने 40 के अराउंड एमसीक्यूज़ कर लिए हैं, तो इससे आगे के एमसीक्यूज़ कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे 353 से लेके और 400 तक जो है हम एमसीक्यूज़ करेंगे सीआरपीसी के। अब देखिए, सबसे पहले जो 353 है यहाँ पे, वो क्या बोलता है, विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 311A ऑफ CRPC, Who among the following authorities has power to order person to give specimen signature और handwriting? तो पूछ रहा है कि सेक्शन 311A के हिसाब से सीआरपीसी के किसके पास पावर है कि वो एक व्यक्ति को ऑर्डर करे उसके सिग्नेचर देने के लिए या फिर उसकी हैंडराइटिंग देने के लिए। तो आप सेक्शन 311A की मेरी वीडियो बहुत डिटेल के अंदर है, वो देख सकते हैं। बेसिकली ये पावर जो दी गई है सेक्शन 311A के अंदर, ये मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को दी गई है, तो इसका ऑप्शन ए ठीक है। उसके बाद सेकंड देखते हैं, इन कैमरा ट्रायल रेफर्स टू, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कैमरा ट्रायल किसको रेफ़र करते हैं, ओपन ट्रायल को, ट्रायल ब्रॉडकास्ट ऑन टेलीविज़न विद द हेल्प ऑफ कैमरा, ट्रायल टू विच पब्लिक एंड प्रेस आर नॉट अलाउड, एंड समरी ट्रायल। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर है सी, वो वाला ट्रायल जिसके अंदर पब्लिक अलाउड नहीं होती और प्रेस अलाउड नहीं होती, उसको हम कैमरा ट्रायल बोल देते हैं। फिर 355 देखते हैं, इसके अंदर पूछ रहा है, द डायरेक्टर्स ऑफ प्रोसिक्यूशन, द डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, द प्रोविजन एडेड इन द CRPC ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट 2005 शेल बी एस्टेब्लिश्ड बाय। तो ये जो डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन है, जिसको CRPC अमेंडमेंट एक्ट 2005 के अंडर ऐड किया गया था, तो ये किसके द्वारा एस्टेब्लिश होगी? तो ये जो है, जो भी स्टेट गवर्नमेंट होगी जिस भी स्टेट की, वो एस्टेब्लिश करेगी डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन को। उसके बाद सेक्शन 356 क्वेश्चन में पूछ रहा है, विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 144A ऑफ CRPC, हु अमंग द फॉलोइंग अथॉरिटीज हैज पावर टू प्रोहिबिट कैरिंग आर्म्स इन प्रोसेशन और मास ड्रिल और मास ट्रेनिंग विद आर्म्स। तो कौन, किसके पास ये पावर है 144A के अंदर, जो मतलब कौन सी अथॉरिटी ऐसी है जो मना कर सकती है, प्रोहिबिट कर सकती है, आर्म्स को यूज़ नहीं किया जाएगा किसी प्रोसेशन के अंदर या फिर किसी मास ड्रिल के अंदर या फिर मास ट्रेनिंग के अंदर। तो ये पावर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है उसके पास दी गई है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास ये पावर है कि वो प्रोहिबिट कर सकता है। उसके बाद 357 प्ली बार्गेनिंग के बारे में पूछ रहा है कि ये चैप्टर ऐड हुआ था 2005 के अमेंडमेंट के अंदर। तो ये जो चैप्टर था, ये कौन से सेक्शन के अंदर दिया गया है? तो ये बी ऑप्शन ठीक है, 265A से लेके 265L तक दिया गया है। मतलब देख रहे हो, थोड़ा कंफ्यूजिंग सा है कि हमें यहाँ पे हम सेक्शन याद कर लें कि हाँ 265 वाले दे रखे हैं। अब यहाँ पे हमें ये भी याद रखना है कि A से L तक है, E भी फिगर दे दी, M दे दी, N दे दी, तो इससे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो यहाँ पे याद रखना है 255 से A से लेके 265L तक जो है प्ली बार्गेनिंग के बारे में दे रखा है। उसके बाद हम आते हैं 358 के ऊपर। द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट 2005 केम इनटू फोर्स ऑन। अब यहाँ पूछ रहा है कि ये जो 2005 का अमेंडमेंट हुआ था, ये किस दिन से फोर्स के अंदर आया था? तो इसका ऑप्शन सी ठीक है, ये 23 जून 2006 से फोर्स के अंदर आया था। 23 जून 2006 से फोर्स के अंदर आया था। उसके बाद चैप्टर 21A प्ली बार्गेनिंग कंटेनिंग सेक्शन 265A टू सेक्शन 265L ऑफ CRPC केम टू फोर्स ऑन। तो ये स्पेसिफिकली प्ली बार्गेनिंग के पार्ट को पूछ रहा है कि ये कब फोर्स के अंदर आया था। तो इसके अंदर ऑप्शन दिए हैं 5 जुलाई, 16 अप्रैल और ये सारे ऑप्शंस दिए हैं। तो यहाँ पे ये 5 जुलाई 2006 को फोर्स के अंदर आया था, जो प्ली बार्गेनिंग वाला पार्ट था। उसके बाद 360 के अंदर पूछ रहा है, प्रोविजंस रिलेटिंग टू प्ली बार्गेनिंग कंटेन्ड अंडर विच चैप्टर ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। अब यहाँ पे प्ली बार्गेनिंग के चैप्टर के बारे में पूछ रहा है। तो ये जो चैप्टर है ये 21A है, जिससे जैसे अभी हमें पिछले वाले ऑप्शन में ही पढ़ा था कि 21A के अंदर प्ली बार्गेनिंग के बारे में दिया गया है। उसके बाद 361 के ऊपर आएँ तो 361 के अंदर पूछ रहा है, इरेगुलरिटीज़ विच डू नॉट विशिएट द प्रोसीडिंग हैव बीन स्टेटेड इन, कि भाई कौन सी ऐसी इरेगुलरिटीज़ हैं जो किसी प्रोसीडिंग को विशिएट नहीं करती, दूषित नहीं करती, ख़राब नहीं करती। तो वो इरेगुलरिटीज़ हमें कौन से सेक्शन के अंदर दी गई है? सेक्शन 460 के अंदर दी गई है। तो इसका ऑप्शन ए ठीक है। फिर आते हैं 362 के ऊपर।
इसके अंदर पूछ रहा है द अमाउंट ऑफ फाइन विच कैन बी इम्पोज बाय मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास हैज़ बीन एनहेंस्ड बाय CRPC अमेंडमेंट एक्ट 2005 फ्रॉम ₹5,000 टू, इससे पहले जो है 5,000 से कम का मतलब 5,000 तक का होता था, तो अब ये एनहेंस कर दिया गया था 2005 के अंदर। तो एनहेंस करके कितना कर दिया गया था, ये पहले 5,000 था तो इसको ऑप्शन सी ठीक है, ये 10,000 तक का अमाउंट कर दिया गया कि अब वो 10,000 तक का जो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होता है वो इतने तक का फ़ाइन लगा सकता है एक ऑफेंडर के ऊपर। फिर 363 के अंदर पूछ रहा है कि द अमाउंट ऑफ फाइन विच कैन बी इम्पोज बाय मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास। अब ये सेकंड क्लास के लिए पूछ रहा है कि पहले ये 1,000 तक का लगा सकता था, तो अब कितने तक का लगा सकता है। अब इसकी ये पावर जो है 5,000 रुपीज़ तक की कर दी, उसकी 10,000 रुपये करी जो फर्स्ट क्लास था, सेकंड क्लास की 5,000 रुपीज़ कर दी, तो इसका ऑप्शन बी ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, तो ये स्टेटमेंट्स अगर हम रीड करें तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। सबसे पहले बोल रहा है 364 के अंदर अ वुमेन कैन नेवर बी अरेस्टेड आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज अंडर द प्रोविज़न ऑफ CRPC। तो ये स्टेटमेंट जो है सही नहीं है, क्योंकि कुछ प्रोविजंस ऐसे होते हैं जिसके अंदर परमिशन लेके आप वुमेन को अरेस्ट कर सकते हो सनसेट के बाद भी और सनराइज से पहले भी। फिर बी जो है अ वुमेन कैन बी अरेस्टेड आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज ओनली अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। फिर पूछ रहा है कि ये कि अ वुमेन कैन बी अरेस्टेड आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज ओनली अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस विद प्रायर परमिशन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास विद इन हुज जुरिडिक्शन द ऑफेंस इज कमिटेड और अरेस्ट इज टू बी मेड। तो ये ऑप्शन ठीक है, कोई एक्सेप्शनल केसेस के अंदर किया जा सकता है, लेकिन साथ में जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी उस अरेस्ट को करने से पहले जिसकी भी जुरिडिक्शन के अंदर वो लेडी है। उसके बाद हम आते हैं 365 के ऊपर। 365 के अंदर बोल रहा है कि एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन एक्यूज ऑफ रेप बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर एज इंसर्टेड इन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 2005 हैज़ बीन प्रोवाइडेड अंडर। तो पूछ रहा है ये जो एग्जामिनेशन होता है एक एक्यूज का जो कि मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा किया जाता है, तो वो कौन से प्रोविजंस के अंदर ऐड किया गया। तो इसके अंदर ये सेक्शन कौन से उसके अंदर ऐड किया गया, बी, ये जो है सेक्शन 53A के अंदर ऐड किया गया। उसके बाद हम आते हैं 366 के ऊपर। द सेक्शन मेकिंग इट मैंडेटरी फॉर द पुलिस ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट टू इन्फॉर्म अबाउट द अरेस्ट इन प्लेस वेयर द अरेस्टेड पर्सन इज बीइंग हेल्ड टू बी नॉमिनेटेड पर्सन एज इंसर्टेड बाय क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। यहाँ पूछ रहा है कि भाई जो पुलिस की ड्यूटी है, ये हमने पिछली वीडियो देखी थी उसके अंदर भी देखा था कि कौन से सेक्शन के अंदर ये पुलिस की ड्यूटी बताई गई है कि पुलिस के लिए मैंडेटरी है जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया जा रहा है उसके बारे में बताने के लिए कि भाई उसको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है और किस जगह से अरेस्ट किया जा रहा है। किसी भी व्यक्ति को मतलब कोई भी नॉमिनेटेड पर्सन जो होता है जो एक्यूज के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है कि इस व्यक्ति को बता दो, तो ये कौन से सेक्शन के हिसाब से मैंडेटरी हो जाता है, ये सेक्शन 50A के हिसाब से मैंडेटरी हो जाता है। ये सेक्शन भी हमने डिटेल के अंदर डिस्कस कर रखा है, इसके ऊपर आप वीडियो देख सकते हैं। तो सेक्शन 50A के अंदर ये बात बोली गई है। उसके बाद 367 के अंदर पूछ रहा है द सेक्शन डीलिंग विद द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ विक्टिम ऑफ रेप एज इंसर्टेड बाय क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अमेंडमेंट एक्ट। यहाँ पे कौन सा सेक्शन पूछ रहा है कि मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में पूछ रहा है, किसके, विक्टिम के बारे में। अभी हमने इससे पहले किसका देखा था, एक्यूज के बारे में देखा था। अब यहाँ पे विक्टिम के बारे में पूछा है रेप के, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कौन से सेक्शन के अंदर होता है। तो ये एग्जामिनेशन भी अमेंडमेंट हुआ था जब 2005 के अंदर, उसके बाद ऐड हुआ था, तो ये 164A के अंदर होता है, तो इसका ऑप्शन ए ठीक है। उसके बाद 368 के अंदर पूछ रहा है कि इन केस ऑफ स्पेशल सम्मन्स इन केस ऑफ पेटी ऑफेंसेज अंडर सेक्शन 206, कि भाई जो स्पेशल सम्मन्स भेजे जा रहे हैं किसी पेटी ऑफेंसेस के अंदर सेक्शन 206 के हिसाब से, द अमाउंट ऑफ फाइन स्पेसिफाइड इज सच सम्मन हैज़ इन व्यू ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट 2005 हैज़ बीन एनहेंस्ड फ्रॉम ₹100 टू, तो कितना एनहेंस कर दिया उसके बारे में पूछ रहा है कि भाई पहले 100 रुपये होता था, तो वो 100 रुपये से बढ़ा के जो पेटी ऑफेंसेस के अंदर फ़ाइन है वो 1000 रुपीज़ का कर दिया गया था, इसका ऑप्शन सी ठीक है। उसके बाद अब प्ली बार्गेनिंग के बारे में दोबारा क्वेश्चन पूछ रहा है। प्ली बार्गेनिंग के बारे में पूछ रहा है कि प्ली बार्गेनिंग इंसर्टेड इन CRPC अमेंडमेंट एक्ट 2005 डज नॉट अप्लाई इन केस ऑफ, तो किस केस के अंदर अप्लाई नहीं होता। पहले पूछ रहा है
ऑफेंसेज अफेक्टिंग सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री, इसके ऊपर अप्लाई नहीं होता। ऑफेंसेज कमिटेड अगेंस्ट वुमेन, इसके ऊपर अप्लाई नहीं होता। ऑफेंसेज अगेंस्ट चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स, इसके ऊपर अप्लाई नहीं होता। तो मतलब ये सभी जो ऑप्शन दिए गए हैं वो सबके ऊपर ही अप्लाई नहीं होता। तो इसका मतलब जो इसका डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन जो है इसका ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद 370 के अंदर क्या पूछ रहा है कि द जजमेंट डिलीवर्ड बाय कोर्ट इन केस ऑफ प्ली बार्गेनिंग इज। अब पूछ रहा है कि जो जजमेंट दिया जाता है कोर्ट के द्वारा प्ली बार्गेनिंग के अंदर वो क्या होता है। पहले पूछ रहा है फाइनल, तो इसके साथ और भी चीज़ होती है। अपीलेबल एंड अपील लाइज टू द हाई कोर्ट। दूसरा ऑप्शन ये दिया कि भाई वो अपीलेबल है और हाई कोर्ट के अंदर अपील के अंदर जा सकते हो। तीसरा ऑप्शन दे रहा है कि फाइनल एंड नो अपील एक्सेप्ट SLP अंडर आर्टिकल 136 एंड रिट पिटीशन अंडर आर्टिकल 226 एंड 227 लाइज। कि पूछ रहे हो फाइनल होता है उसके अगेंस्ट कोई अपील में नहीं जा सकते, सिर्फ SLP यूज़ कर सकते हो, स्पेशली पिटीशन जो आर्टिकल 136 के अंदर दी गई है, या फिर आप रिट पिटीशन कर सकते हो आर्टिकल 226 या 227 को यूज़ करके। या फिर डी ऑप्शन दे रहा है कि अपील लाइज डायरेक्टली टू सुप्रीम कोर्ट। तो ऐसा तो होता नहीं, तो इसका सी ऑप्शन जो है वो ठीक है कि भाई इसके अंदर ये फाइनल होता है, आप अपील में नहीं जा सकते, सिर्फ SLP को यूज़ कर सकते हो आर्टिकल 136 के हिसाब से, और रिट पिटीशन फाइल कर सकते हो 226 एंड 227 के हिसाब से। उसके बाद हम आते हैं 371 के ऊपर। 371 बोलता है द स्टेटमेंट और फैक्ट स्टेटेड बाय एक्यूज इन एन एप्लीकेशन फॉर प्ली बार्गेनिंग। कि भाई कोई जो स्टेटमेंट या फैक्ट जो एक्यूज के द्वारा बताए गए हैं अपनी प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन के अंदर। अब ये पूछ रहा है कि उसके लिए क्या क्या हो सकता है। कैन बी यूज बाय द कोर्ट इन एनी अदर केस अगेंस्ट द एक्यूज। तो ये ऑप्शन पहले ही गलत है कि नहीं यूज़ कर सकता, जो कोर्ट है उसके लिए मना किया गया कि किसी और केस में यूज़ नहीं कर सकता। दूसरा पूछ रहा है कि कैन बी यूज इन एनी अदर केस अगेंस्ट द एक्यूज ओनली विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट बिफोर विच द एप्लीकेशन और प्ली बार्गेनिंग मेड। ये भी गलत है कि भाई नहीं यूज़ कर सकता हो। फिर तीसरा बोल रहा है कैन नॉट बी यूज फॉर एनी अदर पर्पस एक्सेप्ट फॉर द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर। तो ये बात ठीक है भाई कि वो इस चैप्टर के लिए, मतलब इस चीज़ के लिए यूज़ कर सकता है, बाकी कहीं पे भी जो स्टेटमेंट उसके अंदर दी जाएगी उनको यूज़ नहीं किया जाएगा। तो इसका ऑप्शन सी ठीक है। उसके बाद 372 के अंदर क्या बोल रहा है, द पावर्स ऑफ magistrate to order person to give specimen signature or handwriting has been inserted in CRPC अमेंडमेंट एक्ट 2005 अंडर। ये अभी हमने इससे पहले ही थोड़ी देर इससे पिछले वाले ही क्वेश्चन के अंदर, मतलब एक दो क्वेश्चन पीछे ही देखा था। तो इसका आंसर क्या है, सेक्शन 311A की। सेक्शन 311A के अंदर मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जहाँ पे हमने उसने पूछा था कि सेक्शन 311A के अंदर कौन ऑर्डर कर सकता है स्पाइसमैन सिग्नेचर और हैंड राइटिंग लेने के लिए, तो उसके अंदर मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का ऑप्शन था। अब यहाँ पे पूछा है कि कौन से सेक्शन के अंदर है, तो सेक्शन 311A के अंदर है। उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 373 के ऊपर। अ विटनेस और एनी अदर पर्सन मे फाइल कंप्लेंट इन रिलेशन टू एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 195A ऑफ IPC। कि भाई कोई विटनेस जो है या कोई और पर्सन जो है वो कंप्लेंट कर सकता है किसी भी ऑफेंस की जो सेक्शन 195A के अंदर दे रखे हैं IPC के। इस प्रोवाइडेड अंडर, अब ये पूछ रहा है कि कौन से सेक्शन के अंदर प्रोवाइडेड है, वो CRPC के, जो कि 2008 की अमेंडमेंट में ऐड हुए थे और वो इफेक्ट में आए थे 31/12 मतलब 31 दिसंबर 2009 से। तो वो जो है सेक्शन 195A ही है किसका, CRPC का। इसके ऊपर भी हमने वीडियो बना रखी है, आप उसको डिटेल में देख सकते हैं। फिर आते हैं हम 374 के ऊपर। एवरी स्टेट गवर्नमेंट इज in coordination with central government shall formulate victim compensation scheme for providing fund for compensation to victims fall under section 357A of CRPC with effect from 31/12/2009। दिस सेक्शन वॉज इंसर्टेड बाय। पूछ रहा है कि ये कौन सी अमेंडमेंट के अंदर ऐड हुआ था। तो अब देखिए ये क्वेश्चन जो है हम थोड़ा सा अगर बेसिक भी सोचें तो अब 31/12/2009 से इफेक्ट में आ रहा है, तो अब इसके लिए इतनी पुरानी अमेंडमेंट में तो होगी नहीं कोई भी 2005 की। तो इसके अंदर सबसे पुराना ऑप्शन, नया ऑप्शन 2008 का है, तो इसका ए ही ठीक होगा। और ये ए में ही हुआ था कि 2008 की अमेंडमेंट के अंदर ये 357 सेक्शन ए ऐड हुआ था, जिसके अंदर VCS के बारे में बताया गया था। इसके ऊपर भी हमने VCS के बारे में भी पूरी डिटेल के अंदर डिस्कस किया हुआ है, आप उसके ऊपर वीडियो देख सकते हैं 357A के बारे में, ठीक है। उसके बाद 375 देखते हैं हम। इसके अंदर पूछ रहा है व्हाट इज़ ट्रू अबाउट क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफेंसेस बाय क्रिमिनल अदर देन द ऑफेंसेस अंडर इंडियन पिनल कोड। की पूछ रहा है कि क्या बात सही है CRPC के हिसाब से ऑफेंसेस कमिट किए जाते हैं क्रिमिनल के द्वारा अदर देन द ऑफेंसेस अंडर इंडियन पिनल कोड,
जो कि इंडियन पिनल कोड के अलावा हैं। तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कैन नॉट बी फॉलोड, तो वहाँ पूछ रहा है कि क्या वो नहीं किया जा सकता। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कैन बी फॉलोड ओनली अगेंस्ट ऑफेंसेज अंडर आईपीसी, कि सिर्फ वो आईपीसी के अगेंस्ट यूज़ किया जाएगा। फिर सी ऑप्शन के अंदर पूछ रहा है कि द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कैन बी फॉलोड एज इट इज़ यूनिफॉर्म प्रोसीजर लॉ इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। तो ये बात ठीक है भाई, ये यूज़ किया जा सकता है हर जगह पे। फिर आते हैं हम 376 के ऊपर। 376 के अंदर पूछ रहा है, ये भी अमेंडमेंट हुई थी, यहाँ पे जो टर्म विक्टिम है वो कौन से सेक्शन के अंदर डिफाइन है। तो वो ये जब ऐड हुई थी तो ये बी जो ऑप्शन इसका ठीक है, सेक्शन 2 का क्लॉज WA के अंदर ये ऐड हुआ था, 2WA के अंदर ऐड हुआ था, ठीक है। उसके बाद एज पर सेक्शन 26 एनी ऑफेंस Section 276 and Section 376A to Section 376D of IPC shall be tried as far as practicable by court presided over by ये 376A 376D तक के जितने ऑफेंसेस हैं या सेक्शन 276 का जो ऑफेंस है वो सेक्शन 26 के हिसाब से जो CRPC का सेक्शन है वो किसके द्वारा ट्रायबल होना चाहिए, मतलब कौन उसको ट्रायबल करे, ऐसा बताया गया जहाँ तक पॉसिबल हो। तो ये बोला गया कि भाई वो एक वुमेन जज के द्वारा किया जाए, कि एक वुमेन के द्वारा उसको ट्रायल किया जाए उसका। 378 के अंदर पूछ रहा है, अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 198 सब सेक्शन 6 वेयर एन ऑफेंडर अंडर सेक्शन 676 ऑफ IPC कंसिस्ट ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ मैन विद, ये गल लिख दिया, 376 होगा यहाँ पे, 676 ने गल लिख दिया, 376 भी नहीं होगा, ये 377 होगा। कंसिस्ट ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ मैन विद हिज ओन वाइफ, नहीं 376 ही होगा, वाइफ द वाइफ बीइंग अंडर ईयर्स ऑफ एज, कि भाई वो इतनी एज से कम की है। नो कोर्ट शेल टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस इफ मोर देन 1 ईयर हैज़ इलैप्स फ्रॉम द डेट ऑफ कमीशन ऑफ द ऑफेंस। तो कोई भी कोर्ट जो है पूछ रहा है कि उसका कॉग्निजेंस नहीं लेगा अगर वो 1 साल बीत चुका होगा उसको। तो उसकी जो एज है यहाँ पे वो पूछी गई है। तो बेसिकली अगर वो 18 ईयर्स से कम की होगी तो उसके लिए हो रहा है कि वो अगर 18 ईयर से कम किया उसके लिए एप्लीकेबल है। ये मिसप्रिंट हो गया होगा, 676 तो सेक्शन ही नहीं है IPC में। फिर 379 के अंदर पूछ रहा है, पेमेंट ऑफ कंपनसेशन टू विक्टिम इज़ प्रोवाइडेड अंडर, ये विक्टिम कंपनसेशन स्कीम के बारे में बेसिकली पूछ रहा है कि कौन से सेक्शन के अंदर एक विक्टिम को कंपनसेशन दिया जाता है। ये अभी हमने पढ़ा था 357A के अंदर दिया जाता है, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन ठीक है। फिर 380 के अंदर पूछ रहा है, व्हाट इज़ अबाउट पोजीशन ऑफ CRPC व्हेन फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आर एलिज्ड एज करप्टेड आफ्टर देयर रिटायरमेंट फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, कि भाई क्या पोजीशन रहती है CRPC की अगर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है वो उसके ऊपर ऐसे कोई आरोप लगते हैं करप्शन के उसकी रिटायरमेंट के बाद, उनके रिटायरमेंट के बाद। तो बोल रहा है कि CRPC कैन बी अप्लाइड विद ऑफेंस टू बी चार्ज अंडर IPC, की CRPC अप्लाई किया जा सकता है। CRPC कैन बी अप्लाई विद ऑफेंसेस टू बी चार्ज अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के हिसाब से किया जा सकता है। सी बोल रहा है CRPC इज साइलेंट अबाउट टू बी अप्लाइड। फिर CRPC इज़ मीन फॉर नॉन ऑफिशियल्स ओनली। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर हम पूरा CRPC जब पढ़ते हैं 482 सेक्शन तक और सारे सेक्शंस पढ़ते हैं तो कहीं पे भी इस तरीके की कोई बात नहीं की गई। तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये जो CRPC है वो क्या है, साइलेंट है कि उसके एप्लीकेशन के ऊपर अगर इस तरीके का कोई ऑफेंस होता है चीफ जस्टिस के द्वारा करप्शन का तो उसके ऊपर जो हमारा CRPC है वो साइलेंट है। तो इसका ऑप्शन सी ठीक है। 381 के अंदर पूछ रहा है कि in which of the following cases the Supreme Court held that FIR was not a substantive evidence and could only be used to corroborate its maker, कि भाई कौन से केस के अंदर बोला कि FIR जो है सब्सटेंसिव एविडेंस नहीं है, वो सिर्फ कॉरोबोरेट की जा सकती है, मतलब उससे कंफर्म किया जा सकता है कि जिसने उसको बनाई है उससे उसको कंफर्म किया जा सकता है उसकी स्टेटमेंट से। तो ये केस था सी मगेश वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका AIR 2010 का केस। ऑप्शन बी ठीक है इसका। उसके बाद 382 देखते हैं। 382 के अंदर पूछ रहा है कि अ मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास में अवार्ड सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट अंडर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर अप टू द पीरियड ऑफ, वही पूछ रहा है कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कितने पीरियड तक का जो सज़ा है वो दे सकता है। तो ये
कितने टाइम तक की दे सकता है, ये दे सकता है पीरियड ऑफ 3 ईयर्स अंडर सेक्शन बेसिकली हमें बताना है। तो इसके अंदर सेक्शन हमारा यूज होता है 29, तो 29 दिया गया सी ऑप्शन के अंदर। तो पीरियड ऑफ 3 ईयर्स अंडर सेक्शन 29 ऑफ CRPC के हिसाब से जो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होता है वो 3 साल तक की सज़ा दे सकता है। फिर 383 के अंदर पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज गिस्ट ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की गिस्ट क्या है, कि बेसिकली उससे हमें पता चलता है कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की गई है। तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कब होती है, जब बहुत सारे मिल के लोग, मतलब एक से दो से ज़्यादा या 2 लोग मिल के इस तरीके की कोई भी चीज़ करते हैं, मतलब एग्री होते हैं ऐसा करने के लिए, तो उनके बीच में क्या होना ज़रूरी है, एग्रीमेंट होना ज़रूरी है कि वो सारे लोग कॉन्स्पिरेसी करें मिलके। तो एग्रीमेंट जो है उनके बीच में होना ज़रूरी है कि वो एग्री हुए हैं इस चीज़ के लिए। फिर FIR हैज़ बीन डिफाइंड अंडर, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि FIR कौन से सेक्शन के अंदर डिफ़ाइन की गई है। तो FIR अगर आप देखें, अगर आप पूरा CRPC पढ़ें तो ऐसा कोई भी सेक्शन नहीं है जहाँ पे CRPC डिफ़ाइन किया गया हो, तो C ऑप्शन ठीक है इसका। 154 नहीं है, अगर आप 154 सोच रहे हो तो वहाँ पे बताया गया कि किस तरीके से FIR की जाती है, लेकिन इसको FIR को कहीं पे भी ना सेक्शन 2 में डिफ़ाइन किया गया, ना ही कहीं और डिफ़ाइन किया गया। तो FIR कहीं पे भी डिफ़ाइन नहीं है CRPC के अंदर कि FIR क्या होती है। उसके बाद हम आते हैं 385 के ऊपर, इनहेरेंट पावर्स ऑफ हाई कोर्ट हैज़ बीन डील्ड अंडर विच सेक्शन ऑफ द CRPC, की कौन से सेक्शन के अंदर बताया गया है इनहेरेंट पावर्स के बारे में। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 482 सेक्शन के अंदर बताया गया है। फिर पूछ रहा है सेक्शन 27 ऑफ CRPC रिलेट टू विच ऑफ द फॉलोइंग, पूछ रहा है सेक्शन 27 किस चीज़ से रिलेट करता है। तो ये हमें याद होना चाहिए कि वो जुवेनाइल जुरिस्डिक्शन के बारे में बात करता है, जो सेक्शन 27 है CRPC का। फिर 387 देखें, 387 के अंदर दे रहा है विच ऑफ द सेक्शन ऑफ CRPC प्रोहिबिट्स द मेल पुलिस ऑफिसर फ्रॉम टचिंग द पर्सन ऑफ अ वुमेन वाइल मेकिंग हर अरेस्ट, कि भाई किसी महिला अपराधी को अगर पकड़ने जा रहे हैं तो उसको कोई भी जो पुरुष पुलिस ऑफिसर है वो उसको टच नहीं करेगा अरेस्ट करते हुए। तो इसके बारे में पूछ रहे हैं कौन से सेक्शन के अंदर ये बात दी गई है। ये बात हमें सेक्शन 46 के प्रोविजियो के अंदर दी गई है। तो प्रोविजियो टू सेक्शन 46 ऑफ CRPC बोलता है कि दैट नो मेल पुलिस ऑफिसर विल टच अ वुमेन वाइल अरेस्टिंग हर, ठीक है। तो 387 के अंदर हमें ये बात बोली गई। फिर आते हैं हम 388 के ऊपर, ये बोल रहे हैं आफ्टर एनेक्टमेंट ऑफ मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन राइट्स एंड डिवोर्स एक्ट 1986 द जुरिस्डिक्शन गिवन अंडर द सेक्शन 125 ऑफ CRPC टू ग्रांट मेंटेनेंस टू मुस्लिम वुमेन लिमिटेड रिटेन्ड, या और ऑप्शन है इसके अंदर, और ऑप्शंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, रिटेन कर ली गई। इसके ऊपर फेमस केस भी है, वो केस आपको पता होगा, कमेंट बॉक्स में बताना कि कौन सा केस है ये। उसके बाद हम आते हैं 389 के ऊपर, विच सेक्शन ऑफ CRPC 1973 पूछ रहा है कि कौन सा सेक्शन जो है ना CRPC का डील विद द लैंग्वेज एंड कंटेंट ऑफ द जजमेंट, की क्या लैंग्वेज होगी जजमेंट की और क्या कंटेंट होगा जजमेंट का, ये कौन से सेक्शन के अंदर बताया गया है। तो ये हमें सेक्शन 354 ऑफ CRPC के अंदर बताया गया है, इसका ऑप्शन C ठीक है। और इसके ऊपर हमने बहुत डिटेल में वीडियो बना रखी है, उसको आप देख सकते हैं मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इतना जानना काफ़ी है। फिर 390 देखते हैं, 390 के अंदर हमें क्या बोला गया। 390 के अंदर पूछ रहा है विच अमंग्स द फॉलोइंग कैन नॉट टेंडर पार्डन टू एन कंप्लाइंस अंडर सेक्शन 306 ऑफ CRPC, इनमें से कौन जो है पार्डन टेंडर नहीं कर सकता, मतलब उसको कंप्लाइंस नहीं बना सकता, जो सरकारी गवाह नहीं बना सकता एक अपराधी को सेक्शन 306 के अंदर। तो इनमें से कौन नहीं बना सकता, तो ये जो हमारा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है वो नहीं बना सकता, क्योंकि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास इस तरीके की पावर ही नहीं होती, वो तो इस तरीके का काम ही नहीं करता। तो CGM MM मतलब CGM CMM मजिस्ट्रेट जो भी इंक्वायर कर रहा है इस ऑफेंस को, ये सब उसको पार्डन दे सकते हैं, लेकिन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो होता है वो नहीं दे सकता। उसके बाद हम आते हैं 391 के ऊपर, ऑन completion of investigation the officer in charge of the police station shall forward the police report under section 173 subsection 2 CRPC 2। भाई किसको, जब वो इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाती है तो वो जो चार्जशीट होती है वो किसको सप्लाई करता है, उसके बारे में पूछ रहा है। तो ये किसको फॉरवर्ड कर देता है, जो भी मजिस्ट्रेट होता है कॉग्निजेंस लेने के लिए, जो भी एम्पावर्ड मजिस्ट्रेट होता है उसको करता है। तो जो D ऑप्शन है वो ठीक है इसका, D ऑप्शन के हिसाब से। ये MP जुडिशियल सर्विसेज क्लास 2 एग्ज़ाम के अंदर 2015 के अंदर भी पूछा गया था क्वेश्चन। फिर 392 के अंदर पूछ रहा है
When can a trial court release an accused on bail under section 389 subsection 3 of CRPC after conviction? कि भाई कब ट्रायल कोर्ट जो है रिलीज़ कर सकता है एक्यूज को बेल के ऊपर सेक्शन 389 सबसेक्शन 3 के हिसाब से कन्विक्शन के बाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है और बहुत सारे स्टूडेंट इसके अंदर मिस्टेक कर जाते हैं। जैसे काइंड्स ऑफ अगर हम बेल देखें तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स आंसर देंगे कि 3 टाइप्स की बेल होती है, लेकिन हमारे CRPC के हिसाब से 4 टाइप की बेल्स होती हैं। एक तो जो हमें 437 वाली जो बेल दी गई हैं, 438, 439 वहाँ पे जो दी गई है, और उसके अलावा एक बेल 389 के अंदर दी गई है हमें। और ये बेल कब मिलती है? जब अपीलेबल केसेस होते हैं, मतलब कि एक व्यक्ति को ट्रायल कोर्ट ने सज़ा दे दी, अब वो अपील के अंदर जाएगा तो उसको वहाँ पर बेल कैसे मिलेगी? तो वो सेक्शन 389 के हिसाब से बेल मिलेगी इसको। तो यहाँ पे जो 392 है वो कब, उसके अंदर कब बेल मिलती है 389(3) के हिसाब से? जब वो जो एक्यूज होता है पहले से ही बेल के ऊपर होता है और जो इम्प्रिजमेंट होती है वो 3 साल से ऊपर की इम्प्रिजमेंट नहीं होती, पहले से ही बेल पे होता है। भाई एक व्यक्ति बेल के ऊपर है, उसको कन्विक्शन हो गई ट्रायल कोर्ट के द्वारा, अब वो अपील में जाना चाहता है, तो वो अब क्या करे कि उसको जेल में वो ना जाए उस अपील के दौरान, और उसको सज़ा जो है 3 साल से कम की मिली है, तो वो इस सेक्शन 389 के हिसाब से अपनी बेल की एप्लीकेशन लगा देगा। कोर्ट को ठीक लगेगा तो उसको बेल मिल जाएगी। फिर 393 पूछ रहा है मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कौन सी स्टेटमेंट इसमें से गलत है? कंप्लेंट मीन्स एनी एलिगेशन मेड ऑरली और इन राइटिंग टू द मजिस्ट्रेट और ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। बिल्कुल गलत है, ये नहीं होता कंप्लेंट का मतलब, राइटिंग के अंदर होनी चाहिए। नहीं, ऑरली राइटिंग दोनों में हो सकती है, मजिस्ट्रेट को होती है, ठीक है, गलत है लेकिन ये। फिर उसके बाद बी है एन इंक्वायरी इनटू एन ऑफेंस में एंड इन डिस्चार्ज और कन्विक्शन। ये भी गलत है कि जो इंक्वायरी होती है वो ज़रूरी नहीं है ऐसा हो। फिर सी पूछ रहा है बेलेबल ऑफेंसेज मीन एन ऑफेंस विच इज़ शोन एज बेलेबल इन सेकंड शेड्यूल ऑफ द कोड। ये ठीक नहीं है, सेकंड शेड्यूल के अंदर नहीं बताएगा। तो इसके अंदर एक बेसिकली देखें तो सारे ही गलत हैं इसके अंदर। ये ना ए ठीक है, कंप्लेंट का मतलब गलत बताया इसने, बी गलत है, सी गलत है, तो डी जो है इसका ठीक है, सारे गलत बताए गए हैं, तो ऑल ऑफ द अबव ठीक है। उसके बाद 394 के अंदर क्या पूछ रहा है? चार्ज इस फ्रेम बाय, चार्ज कौन फ्रेम करता है उसके बारे में पूछा है। तो चार्ज जो होता है वो पुलिस तो फ्रेम करती नहीं अपनी चार्जशीट के अंदर, वो तो बता देती है अपनी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से कि मेरे हिसाब से ये हुआ है, ये सारी रिपोर्ट है, ये इन्वेस्टिगेशन की है मैंने, मेरे हिसाब से ये ऑफेंस कमिट हुआ। फिर कोर्ट देखता है कि भाई क्या चीज़ ठीक है क्या चीज़ गलत है, उस हिसाब से वो अपना देखता है, अपना प्राइम फेसाई उसको जैसे ठीक लग रहा होता है, फिर उसके बाद वो उसके ऊपर चार्जेस फ्रेम करता है। तो यहाँ पे चार्जेस कौन फ्रेम करता है? कोर्ट फ्रेम करता है चार्जेस को, तो इसका ऑप्शन बी ठीक है, कोर्ट जो है वो चार्जेस को फ्रेम करता है। उसके बाद 395 के ऊपर आए, यहाँ पूछ रहा है कि जो क्रिमिनल प्रोसीजर है इज़ अ मैटर इन द लिस्ट ऑफ द 7 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसको हमने पिछली वीडियो में भी देखा था। ये जो क्रिमिनल प्रोसीजर है वो किसके अंदर आता है? वो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आता है। कॉन्करेंट लिस्ट कौन सी होती है? जिसके ऊपर स्टेट और यूनियन दोनों लॉ बना सकती है, लेकिन यूनियन जो होती है वो प्रिवेल करती है उसके ऊपर, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिवेल करती है। अब पूछ रहा है 396 के अंदर, अ बॉय एज अबाउट 16 ईयर इज सस्पेक्टेड टू बी इन्वॉल्व इन द कमीशन ऑफ द ऑफेंस ऑफ मर्डर। की भाई 16 साल के लड़के पे अपराध ये लगता है कि उसने मर्डर किया है। ही कैन बी मेड टू ज्वाइन इन्वेस्टिगेशन। तो उसको जो इन्वेस्टिगेशन है वो किस जगह पे ज्वाइन करवाई जा सकती है? पुलिस स्टेशन के अंदर। फिर उसके बाद 397 के ऊपर पूछ रहा है अंडर सेक्शन 200 रिकॉर्डिंग ऑफ प्री समनिंग एविडेंस में बी डिस्पेंस विद इफ़। तो पूछ रहा है कि जो सेक्शन 200 होता है उसके हिसाब से जो रिकॉर्डिंग होती है प्री समनिंग एविडेंस की वो डिस्पेंस की जा सकती है। कब की जा सकती है? कब ऐसा होगा कि उसको डिस्पेंस कर दिया जाएगा? जब जो कंप्लेंट होती है वो राइटिंग के अंदर की जाती है किसी पब्लिक सर्वेंट के द्वारा अपनी ऑफिशियल ड्यूटी को डिस्चार्ज करते हुए, तब वो है उसको डिस्पेंस किया जा सकता है प्री समनिंग एविडेंस के अंदर। ये क्वेश्चन हमने पहले भी देखा है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। फिर 398 के अंदर पूछ रहा है अ नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 164। जो नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट है जिसके अंदर कन्फेस नहीं किया गया, इस तरीके की जो स्टेटमेंट है वो सेक्शन 164 के अंदर रिकॉर्ड होती है। तो क्या वो सब्सटेंटिव एविडेंस होती है? वो नहीं होती। सब्सटेंटिव एविडेंस इज़ नॉट अ सब्सटेंटिव एविडेंस, कैन ओनली बी यूज फॉर कॉन्ट्राडिक्टिंग द टेस्टिमनी इन कोर्ट। तो मतलब कि हमें ये पता है कि वो सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं है, और दूसरी बात वो सिर्फ यूज़ हो सकता है कॉन्ट्राडिक्टिंग द टेस्टिमनी इन कोर्ट, सिर्फ उसकी टेस्टिमनी को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए यूज़ हो सकता है। तो मतलब डी जो ऑप्शन है वो ठीक है, बोथ बी एंड सी आर, मतलब ऑप्शन डी इज़ करेक्ट।
फिर पूछ रहा है 399 के अंदर, फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ पीरियड ऑफ 90 डेज और 60 डेज एज अ केस में भी अंडर सेक्शन 167 सब सेक्शन 2। जो सेक्शन 167 जब हम पढ़ते हैं, इसकी आप वीडियो देख सकते हैं मेरी, उसके अंदर डिटेल के अंदर मैंने बताया। उसके अंदर क्या होता है, 90 दिन और 60 दिन का पीरियड काउंट करते हैं। अगर उसके अंदर चार्जशीट फाइल नहीं होती तो ये जो एक्यूज़ होता है उसका राइट बन जाता है कि उसको बेल मिल जाए। तो ये 90 दिन और 60 दिन का टाइम है वो किस हिसाब से कैलकुलेट होता है, उसके बारे में पूछ रहा है। तो ये जो टाइम पीरियड होता है उसके लिए पूछ रहा है। पहले बोलते थे डे ऑफ अरेस्ट ऑफ द एक्यूज हैज़ टू बी एक्सक्लूडेड, कि जिस दिन वो अरेस्ट हुआ उसको एक्सक्लूड कर देना है, ऐसा नहीं है। द डे ऑन विच द एक्यूज वॉज रिमांड इज़ टू बी एक्सक्लूडेड, जितने दिन के लिए उसको रिमांड पे भेजा गया उसको एक्सक्लूड कर दो, ऐसा भी नहीं है। द डे ऑफ अरेस्ट ऑफ द एक्यूज एंड द डे ऑन विच ही वॉज रिमांडेड इफ डिफरेंट बोथ हैव टू बी एक्सक्लूडेड, ये ठीक है। अगर वो दोनों दिन अलग अलग हैं, मतलब जो अरेस्ट का दिन है और जिस दिन उसको रिमांड पे भेजा गया, वो दोनों दिन अगर अलग अलग हैं तो फिर उस पीरियड को हम, उस दिन को हम एक्सक्लूड कर देते हैं। तो ये जो सी इसका ऑप्शन है वो ठीक है 399 का। तो ये हमने क्वेश्चंस देखे यहाँ तक। उसके अलावा 400 के मैं इसके अंदर ऑप्शंस नहीं डाल पाया, उसको हम अगली वीडियो के अंदर देख लेंगे। तो इसके अंदर हमने अपने 47 के अराउंड क्वेश्चंस कर लिए। फिर हम आगे के क्वेश्चंस जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे, जिसके अंदर मतलब बेसिकली हम सीआरपीसी के पूरे 500 के अराउंड क्वेश्चंस है वो पूरे कवर कर लेंगे। इससे पहले हमने 50 क्वेश्चंस किए, इसके अंदर भी 50 के अराउंड क्वेश्चंस हो गए। तो हम सीआरपीसी कवर कर लेंगे, उसके बाद हम सीपीसी के ऊपर आएंगे, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कवर करेंगे, फिर एविडेंस एक्ट, आईपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, इस तरीके से सारे जो हैं क्वेश्चंस कवर कर लेंगे।